6-7 साल से। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट्स के बड़े ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया। निकुंज, वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे सवाल रहेगा कि मार्केट के सेटअप को कैसे समझे। देखिए, बुल रन पूरे जोश में है, निफ्टी ऑल टाइम हाई, साथ ही ग्लोबल मार्केट्स तेज़ी में है। जो तेज़ी है वो गोल्ड और बिटकॉइन में भी देखने को मिल रही है। तो अभी किस तरीके से सेटअप देखना चाहिए, और सब ब्रॉडर मार्केट्स की तस्वीर अगर कल हम देखें तो ज़्यादा संख्या जो बढ़ने वाले शेयर्स की थी, जाते जाते वो तस्वीर बदलती हुई नज़र आई। ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे मार्केट का सेटअप निफ्टी के अगर पैरामीटर से देखें तो अच्छा लगता है। मार्केट इज़ मूविंग एज पर द स्क्रिप्ट, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। कंसोलिडेट करता है, एक बड़ा दिन आता है, फिर कंसोलिडेट करता है, एक बड़ा दिन आता है। तो आपको वैसा ही मार्केट चाहिए जहाँ पर वो एक लहर के जैसे ऊपर नहीं चल रहा है, वो एक राइजिंग टाइड के जैसे ऊपर नहीं चल रहा है, वो रोज़ नहीं भाग रहा है। बिकॉज जो रोज़ भागता है मार्केट तो हमेशा चिंता का विषय होता है। मगर मार्केट कंसोलिडेट करता है, फिर एक आपको बड़ा मूव देता है, फिर कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले फ्राइडे के मूव के बाद हमने देखा 2 दिन की कंसोलिडेशन हुई है। तो मुझे मार्केट का जो मूव लग रहा है अच्छा लग रहा है। मार्केट लॉजिकली चल रहा है, जो सब चाहते हैं। स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में धीमापन आ चुका है, करेक्शन और चोन चालू हो चुका है, लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ बढ़ रहा है। मैंने कल भी ये बात बोली थी, आज दोबारा ये बात मैं बोलूँगा। कल मैंने बोला था कि इस पूरे साल का हीरो इस समय तक हमें लग रहा है वह रिलायंस है। किसी ने नहीं सोचा था रिलायंस इतनी बड़ी छलांग लगाएगा। और जियो को तो मैं ऐड बैक भी नहीं कर रहा हूँ। 16% के आसपास रिलायंस 2 महीने में चल चुका है, और जियो को अगर मैं ऐड बैक करूं तो वो 20% से ऊपर का मूव है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त मूव आपको रिलायंस में देखने को मिल रहा है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मेरा भी व्यू था कि एचडीएफसी बैंक और प्राइवेट बैंक्स वापस आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ है। मगर इस मार्केट ने एक नई लीडरशिप को ढूंढा है। कल हम पावर स्टॉक्स की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि इलेक्शन रिलेटेड थीम्स अभी भी अच्छे रहेंगे। पावर हो गया, रूरल इंडिया हो गया, सेमी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या फिर कुछ एग्री थीम्स हो गए। तो आपको अगर बास्केट एग्री इलेक्शन की इलेक्शन रैली के लिए बनानी है तो आपको पावर पे नज़र रखनी चाहिए, आपको एग्री पे नज़र रखनी चाहिए, और आपको नज़र रखनी चाहिए खास करके उन कंपनियों के ऊपर जहाँ पे गवर्नमेंट पुश की वजह से शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिल सकता है, खास करके रूरल फेसिंग कंपनीज। जी निकुल सर, गुड मॉर्निंग। टाटा मोटर्स ने डीमर्जर का ऐलान किया है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या फर्दर इससे थोड़ी री रेटिंग होगी शेयर की, या फिर चूंकि बहुत ज़्यादा चल चुका है तो इससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए? अभिषेक, लास्ट लाइन जो थी आपकी वही पंच लाइन थी कि बहुत ज़्यादा चल चुका है स्टॉक, तो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। मगर अगर मैं पिछले 3-4 साल की बात करूं तो टाटा मोटर विल गो डाउन एज अ कंपनी जिसने कमाल का टर्न अराउंड करा है जी, कमाल का टर्न अराउंड। कोविड के पीक में इसकी मार्केट कैप 40-50 हज़ार करोड़ हो गई थी, सिर्फ 40-50 हज़ार करोड़। डेट था, किसी को कुछ नहीं पता था टर्न अराउंड कैसे करेगा। मगर आज देखिए, यह कंपनी एक नेट डेट फ्री होने की बात कर रही है, कैश फ्लो पॉजिटिव हो चुकी है, और अब यह अपने 2 बिजनेसेस को अलग करके उनको खड़ा करने की बात कर रही है। यानी कि कितनी ज़्यादा विजिबिलिटी दिख रही है इस कंपनी में। देखिए क्या क्या कमाल और धमाल हुआ है। ईवी के अंदर इनके पास कुछ मार्केट शेयर नहीं था, वहाँ पर आए और वहाँ पर इन्होंने गाड़ियाँ निकाली। पीवी के अंदर जो मार्केट शेयर था वो 5% से कम था। सबने बोला जी ये कंपनी इंडिगा बनाती है और ये ट्रक्स तो इंडिगा ही बनाती रहेगी, कुछ नया नहीं कर पाएगी। इन्होंने बेहतरीन मॉडल निकाले और ईवी में अपना वर्चस्व लगाया। जेएलआर को लोग के सब कहते थे भी टेस्ला के आगे जेएलआर नहीं टिकेगा, चाइना में तो BYD की ही लहर रहेगी। मगर वहाँ पर भी जाकर के इन्होंने अपना, जिसे हम कहते हैं ना, दे वर एबल टू गेन मार्केट शेयर। तो I really have a lot of regard, Abhishek, for this company for what they've done. They have made the impossible look easy. अब न्यूज़ फ्लो की बात करते हैं। क्या होगा? 12 से 18 महीने में आपको शेयर्स मिलेंगे, पीवी अलग और सीवी अलग। अगर आप पीवी का बिजनेस देखें तो इस पीवी के अंदर टाटा मोटर्स के मार्जिन, सृष्टि शायद मारुति के मार्जिन 13-14% है, और टाटा मोटर के इंडिया के बिजनेस और जेएलआर के बिजनेस को हम कंबाइंड मार्जिन देखें तो 9 से 10% है। तो इसे यहाँ इंडिया के हिसाब से आप देखें तो अगर ये मार्जिन ठीक हो जाते हैं और अब मारुति और महिंद्रा के वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो क्या इसकी पी मल्टीपल बढ़ सकती है? जी हाँ। हमें ये भी पता है कि 2024 में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इलेक्शन के बाद हुंडई की इशू भी आ सकती है, तो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा इसकी री रेटिंग के लिए। फिर सीवी की बात करें, अशोक लेलैंड को बेंचमार्क यूज़ करें, उसकी बेंचमार्क काफ़ी अच्छी है। यह बिजनेस ज़बरदस्त कैश फ्लो थ्रू आउट करता है, तो वहाँ पे भी मौका है। तो कुल मिला के 12 से 18 महीने में आपको 2 शेयर मिलेंगे, और जिनकी मार्केट की तुलना अगर आप देखें, पीवी को मारुति या महिंद्रा से कंपेयर करें
सीवी को अशोक लेलैंड से कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कि सम ऑफ पार्ट को लेकर के आने वाले 12 से 18 महीने में इसकी वैल्यूएशन बढ़ सकती है। निकुल सर गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा लीक से हट के एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या सोने में जो गोल्ड के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है और जो बिटकॉइन में ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है, ये कहीं दबे पाँव हिंट तो नहीं कर रही है कि मार्केट के अंदर ऊपर से सेल ऑफ हो सकता है? क्योंकि दोनों टिपिकली हेज है, गोल्ड भी और नया आजकल क्रिप्टोज भी। टीपी देखिए, बिटकॉइन की जो रैली है, पिछली बार जब क्रिप्टो में इस प्रकार की रैली और मूवमेंट हमने देखी थी, पार्टिसिपेशन के लेवल्स बहुत अलग थे। उस समय हम जिसे कहते हैं ना कि क्रिप्टो हैड बिकम मोर लाइक अ कल्ट। सबके घर के अंदर क्रिप्टो की ही कहानी चलती थी, सब क्रिप्टो की बातें करते थे। हम रोज उठते थे, हम देखते थे भाई केवल बिटकॉइन नहीं, इथेरियम, डॉज कॉइन, रोज नई करेंसीज आती थी, रोज नई करेंसीज बंद होती थी। इतना हो गया था कि रेगुलेटर को आकर के इन पे अंकुश लगाना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता है कि लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है इस समय इतना ज़्यादा है। और दूसरा चीज़ मैंने डिम्पी ये देखा है कि हिस्टोरिकल कोरिलेशंस आपके बड़े ब्रेक हो रहे हैं, और उसी हिस्टोरिकल कोरिलेशंस की वजह से आप मार्केट का मूल्यांकन नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर हमेशा हमें लगता था जी भाई जब डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा कमोडिटी में बड़ी रैली देखने को मिलेगी, इस बार नहीं हुआ। हमें हिस्टोरिकली हमेशा लगता था कि जब बॉन्ड यील्ड्स एकदम 4 से नीचे की तरफ आएंगी तो ज़बरदस्त एफआई फ्लोज आएगा। लास्ट ईयर हमने ऐसा देखने को नहीं मिला। तो हालांकि आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बात है, मगर कई बार क्या होता है डिम्पी, हिस्ट्री में नॉट रिपीट इटसेल्फ, इट मे जस्ट बी इट मे जस्ट बी एन इंडिकेटर। हम मार्केट में हमेशा बोलते हैं दैट लॉट ऑफ मनी कैन नॉट बी मेड बाय कनेक्टिंग पास्ट कोरिलेशंस। मैं इस डोमेन में एक्सपर्ट नहीं हूँ डिम्पी, तो शायद मैं एक बिग पिक्चर ही शेयर कर सकता हूँ, मगर आप जो बोल रहे हैं एकदम ठीक बोल रहे हैं। बिटकॉइन और गोल्ड दोनों एक साथ क्यों चल रहे हैं? बिकॉज बिटकॉइन इज़ एक्सट्रीम रिस्क एंड गोल्ड इज़ एक्सट्रीम हेज। मगर मेरा ये मानना है कि गोल्ड हैज़ डन रादर वेल इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, एंड डिस्पाइट अ सर्जिंग गोल्ड, आई गेस इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली एंड लोकली हैव डन रादर वेल। ठीक है निकुल सर, लेकिन आपने काफ़ी अच्छे से हमको ये बात रखी हुई है सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए और फिर से बातचीत करने के लिए और टाटा मोटर्स पे भी अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। गुड मॉर्निंग डिप्टी जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल्स होंगे। मुझे लगता है एक स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग मार्केट में रहनी चाहिए और फार्मा स्टॉक्स में एक बाइंग हम नीचे के लेवल से देख रहे हैं और रिवर्सल देख रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल है मेरा लॉरस लैब्स पे। अगर हम लॉरस लैब्स की बात करें तो इसमें एक पेनिंग पैटर्न का फॉर्मेशन है। इसके मंथली एंड वीकली चार्ट पे ब्लैक पैटर्न हम देख रहे हैं इसके 60 मिनट इंट्राडे चार्ट में। प्लस स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके मूव करा था और कल ही के दिन में इसने ब्रेकआउट दिया है और अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है लॉरस लैब को यहाँ से हमें बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 445। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 405 का होगा। सेकंड स्टॉक है मेरा करूर वैश्य बैंक। अगर करूर वैश्य बैंक की हम बात करें तो इसकी डेली चार्ट पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, प्लस एक अपने 20 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया है। लोअर लेवल जो 50 डे मूविंग एवरेज था जहां पे इसने बॉटम बनाया वहां से एक रिवर्सल दिखाया है, प्लस एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है करूर वैश्य को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर टारगेट 195। यहाँ पे जो आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 183 का होगा। ठीक है, आपके पास भी एक बैंक है करूर वैश्य बैंक और साथ ही एक फार्मास्यूटिकल्स है। जो ट्रेंडिंग सेगमेंट्स है ना, देखो आप सभी के सभी कॉल्स ऑलमोस्ट वहीं से आए हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार ना, सभी जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनकी कॉल्स को एक बार रिपीट करता हूँ, आपको थोड़ा उससे आइडिया लगेगा। जैसे देवांग ने जो कॉल दी है, ONGC दी है, आपको मालूम है गैस कल ट्रेंडिंग स्टॉक्स थे, आज भी चल सकते हैं, स्ट्रक्चरली अच्छा हुआ है। और साथ ही उन्होंने JSW एनर्जी दिया, पूरा उस पैक में भी काफ़ी दम है। ठीक, विशाली ने कहा है कि बैंकिंग में से एक्सिस बैंक चुनो, वो ब्रेकआउट के अटैम्प्ट ले सकता है, तो एक एक्सिस बैंक है। HEG उन्होंने दिया, एक कैश का बेहतरीन वन ऑफ द फाइनेंस शेयर है, बढ़िया चलता है जिस दिन चलने पर आता है। इसका एक छोटा भाई है या बड़ा भाई जैसे बोले, ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट हमने खुद से कॉल आपको पता करवा दी, विशाली से लेवल्स भी दिलवा दिए 680 और 590 के स्टॉप लॉस के साथ। आयुष ने भी यही किया कि जो ट्रेंडिंग है फार्मास्यूटिकल उसमें से एक शेयर चुना, वह है लॉरस लैब, और दूसरा एक बैंकिंग में से कैश काउंटर चुन लिया, या जिसको हम कहें कि ठीक इसका वॉल्यूम आता है करूर वैश्य बैंक। तो ये अपने आप में आपको ये बताता है कि जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है ना उसी में रहिए, नहीं तो बाजार के इस कंसोलिडेशन में ना आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए आज की ट्रेडिंग कॉल्स काफ़ी बेहतर है। मेरे को लगता है कि आज की सभी ट्रेडिंग कॉल्स का बेनिफिट हमको ज़रूर मिले।